Good evening class 10th. This is the second video of your history subject chapter 1. देखिए इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट लिबरल नेशनलिज्म. ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म तक हमने पढ़ लिया था. आज हमको जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. ठीक है, 1815 के बाद जो नया कंजर्वेटिज्म आया था. देखिए कंजर्वेटिज्म क्या होता है. कंजर्वेट करने का मतलब होता है कंजर्वेशन करने का, संरक्षण करना. ठीक है, किसी चीज़ को बचा के रखना, उसको बचाना. ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा जानते हैं क्या है. ऑल किंग्स वर वेरी कंजर्वेटिव, दे सपोर्ट फ्यूडल सिस्टम. देखिए क्या होता है, आज भी हमारे समाज में जो थोड़े पुराने लोग हैं, ठीक है, जो थोड़े पुराने लोग हैं, पहले के लोग हैं, उनके ख्याल कैसे हैं. उनके ख्याल आज भी थोड़े पुराने ही हैं. ठीक है, जैसे अब आज के समय में आपको 60% 65% लोग ऐसे मिलेंगे जो क्या करते हैं, वुमेन एजुकेशन को अच्छा मानते हैं. ठीक है, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ % लोग आज भी ऐसे हैं जो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए. ठीक है, घर का काम सिखाना चाहिए एंड ऑल. ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी क्या होता है कि कुछ पुराने राजा जो रहते हैं वो बड़े कंजर्वेटिव रहते हैं. ठीक है, उनको लगता है कि जो पहले के नियम कानून थे, जो फ्यूडल सिस्टम था, कि मतलब लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था. ठीक है, या लोगों को मजदूर बनाकर रखा जाता था, बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता था, वो अच्छा था, वही होना चाहिए. ठीक है, ये क्या कहते थे कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड. जो संस्कृति पहले थी, ठीक है, जो सोसाइटी पहले थी, जिस तरह की सोसाइटी पहले थी, जिस तरह के स्टेट्स पहले थे, उसी तरह से आज भी इसको रखना चाहिए. ठीक है, modernization and modern principle strengthen tradition institution, that is modern army and efficient bureaucracy. तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेसेस किए जा रहे थे. मतलब कि स्टेट को, कंट्री को मॉडर्न बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें की जा रही थी. अब देखिए 1815 में क्या हुआ था कि नेपोलियन को हरा दिया गया था. नेपोलियन हार चुका था. ठीक है, यूरोपियंस जो थे वो पावर में थे. ठीक है, और अब यहाँ पे हमको पढ़ना है ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में. ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना क्या था 1815 का. देखिए तो सबसे पहले जानते हैं द वियना कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक. ठीक है, तो जो ये वियना था, जो कांग्रेस वियना कांग्रेस जो था, वो उसको किसने होस्ट किया था, उसको होस्ट किया था, मेज़बानी उसकी जो की थी वो ऑस्ट्रियन चांसलर ने की थी, जिनका नाम था ड्यूक मैटरनिक. ठीक है, देखिए ड्यूक का मतलब होता है राजकुमार. ठीक है, तो ड्यूक मैटरनिक जो थे उन्होंने वियना कांग्रेस का वो चांसलर थे और उन्होंने वियना कांग्रेस को होस्ट किया था. ठीक है, अब पढ़ते हैं ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में. 1815 में वियना की संधि की गई थी. ठीक है, ट्रीटी का मतलब होता है, जो आप अग्रीमेंट जानते हो, संधि जो जानते हो, उसी का मतलब होता है ट्रीटी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, बर्बन डिनेस्टी जो थी रीस्टोर्ड की गई थी. ठीक है, जो बर्बन डिनेस्टी, मतलब आपने बर्बन डिनेस्टी के बारे में 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है. ठीक है, वही बर्बन डिनेस्टी लुईस 16 वाली. ठीक है, तो बर्बन डिनेस्टी जो थी उसको रीस्टोर किया गया, उसको वापस लाया गया. ठीक है, उसके बाद जो फ्रेंच एक्सपेंशन था, फ्रेंच एक्सपेंशन का मतलब है कि फ्रांस की जो रूल्स थे, ठीक है, या जो फ्रांस का मॉडर्नाइजेशन टेक्निक था वो एक्सपैंड हो रहा था, फैल रहा था, मतलब कि दूसरे देशों में भी जा रहा था. ठीक है, तो उसको रोकने के लिए कई सारे कदम उठाए गए. ठीक है, और टेरिटरीज जो थी वो प्रूशिया को दी गई, ऑस्ट्रिया को दी गई और रशिया को दी गई. ठीक है, द कंजर्वेशन रिजाइन वाज ऑटोक्रेटिक. ये जो कंजर्वेटिव रिजाइन था वो क्या था, ऑटोक्रेटिक था. ऑटोक्रेटिक मतलब कि राजा अपनी इच्छा से जो चाहे वो करे. ऑटोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, उसके बाद ये जो मेमोरीज थी ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो मेमोरी थी, जो
फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने अपनी छाप छोड़ी थी। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जब आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने अपनी छाप कई देशों में छोड़ी थी, ठीक है। तो अभी भी लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भूले नहीं थे, ठीक है। ये मतलब जो अदर रेवोल्यूशन थे, दूसरी क्रांतियों को ये अभी भी क्या कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, अभी भी ये इंस्पायर कर रहे थे, ठीक है। तो अब और एक चीज़ और हुई थी कि फ्रांस ने अपनी टेरिटरी को खो दिया था, ठीक है। फ्रांस की जो टेरिटरी थी उसको नेपोलियन ने अपने कब्जे में कर रखा था, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वियना यही था, ओके। अब उसके बाद रिवोल्यूशनरीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए 1815 में सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी थी, ठीक है। सीक्रेट सोसाइटीज़ का मतलब है कि कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप बना था, ठीक है, या कुछ ऐसे सामाजिक ग्रुप बने थे जिसके बारे में किसी को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ठीक है। और ये लोग कौन थे, ये लोग क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरीज़ थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या फ़ैसला लिया कि हम क्या करेंगे, मोनार्ची इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, मतलब जो राजा का शासन दोबारा से आ रहा है हम उसका विरोध करेंगे, ठीक है, हम उसके अगेंस्ट जाएंगे, हम दोबारा से ऐसा नहीं होने देंगे। उन लोगों ने लिबर्टी और फ्रीडम के लिए क्या की, लड़ाई की, ठीक है, संघर्ष किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है गुज़ीपी मज़ीनी का, ठीक है, गुज़ीपी मज़ीनी का। गुज़ीपी मज़ीनी कौन थे? गुज़ीपी मज़ीनी एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। कौन थे? इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, मतलब ये इटली के थे, ठीक है, इटालियन क्रांतिकारी थे, जो कि जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जेनोवा में हुआ था 1807 में, ठीक है। ये क्या हुए, सीक्रेट सोसाइटी के एक मेंबर बन गए और इनकी उम्र क्या थी, इनकी उम्र मात्र 24 साल की थी, ठीक है। उसके बाद ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लाइगुरिया। उसके बाद देखिए 1807 में इनका जन्म हुआ इटली के जेनोवा में, ठीक है, और 1831 में इनको कहाँ, एग्जाइल भेज दिया गया, ठीक है। एग्ज़ाइल आप कह सकते हो, एग्ज़ाइल देखो, एग्ज़ाइल को आप वैसे तो इसका मतलब होता है वनगमन, ठीक है। तो एग्ज़ाइल में भेजा गया, और क्यों भेजा गया, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने लाइगुरिया में क्रांति लाने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। उसके बाद इनको 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटी मिली, ठीक है, मतलब कि ऐसे 2 समाज, सोसाइटी का मतलब आप सोसाइटी से मत लेना, सोसाइटी का मतलब कुछ लोगों का ग्रुप, ठीक है। तो सोसाइटी से ये 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी से मिले। पहला जो सोसाइटी था वो था मर्सेल्स का, ठीक है, यंग इटली इन मर्सेल्स, और दूसरा था यंग यूरोप इन बर्न, ठीक है। ये 2 सोसाइटीज़ थी। देखिए इन 2 सोसाइटीज़ के बारे में अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है, यंग इटली इन मर्सेल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न, ठीक है। whose member were like-minded young men from Poland, France, Italy and German state। और इसके जो मेंबर्स थे, इन 2 सोसाइटीज़ के जो मेंबर थे वो कहाँ के थे, सारे यंग थे, ठीक है, सारे नौजवान थे। कहाँ के थे, पोलैंड के थे, फ्रांस के थे, इटली के थे और जर्मन स्टेट के थे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मज़ीनी क्या बिलीव करते थे। मज़ीनी देखिए हर इंसान क्या करता है, उसका कुछ ना कुछ बिलीफ होता है, ठीक है। तो मज़ीनी क्या कहते थे, ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। भगवान की इच्छा है कि राष्ट्रों को प्राकृतिक संघ बनाना चाहिए, साथ रहना चाहिए, ठीक है। वो क्या कहते थे कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो हमने पढ़ा मज़ीनी के बारे में, ठीक है, लेकिन इससे पहले एक और का नाम हमने सुना था, ड्यूक मैटरनिक का, ठीक है, जो कि वियना कांग्रेस को होस्ट किए थे। तो ड्यूक मैटरनिक का क्या मानना था गुज़ीपी मज़ीनी के बारे में, कि मज़ीनी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। जो मज़ीनी है वो हमारे समाज के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन है, ठीक है। मज़ीनी को मैटरनिक सबसे खतरनाक दुश्मन मानते थे समाज का, ठीक है। उसके बाद देखिए द एज ऑफ रिवोल्यूशनरीज़, क्या, द एज ऑफ
रिवोल्यूशनरी, ठीक है। टाइम लाइन्स इसमें आपको दी हैं 1830 से 1848 के बीच में। देखते हैं कि क्या क्या रिवोल्यूशंस हुए, ठीक है। सबसे पहले हुआ फ्रेंच रिवोल्यूशन। कब हुआ? 1789 में, ठीक है। 1789 में हुआ फ्रेंच रिवोल्यूशन। उसके बाद नेपोलियन टुक ओवर। 1804 में नेपोलियन ने सब कुछ टुक ओवर कर लिया। कंजर्वेटिव्स टुक ओवर 1815 में। हमने आपको बताया कि कुछ राजा ऐसे थे जो फ्यूडल सिस्टम वापस चाहते थे, सब कुछ पहले ऐसा चाहते थे, पहली संस्कृति चाहते थे, ठीक है। तो वो हुआ 1815 में। उसके बाद देखिए 1815 से 30 तक यही कंजर्वेटिव एरा चला, और फिर 1830 से 1848 में क्या हुआ? रिवोल्यूशंस हुए, ठीक है। क्या हुए? क्रांतियाँ हुई। और इन रिवोल्यूशंस को लीड किसने किया? इसका प्रमुख कौन बना? लिबरल नेशनलिस्ट बने, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे ये, ठीक है। जो मिडिल क्लास लोग थे, मतलब प्रोफेसर थे, टीचर थे, क्लर्क्स थे, ये लोग पढ़े लिखे थे ना। तो इन लोगों ने 1830 से 1848 की क्रांति को लीड किया, ये उसके प्रमुख बने, ठीक है। उसके बाद देखिए ड्यूक मैटरनिक सेड फॉर फ्रांस, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। अब देखिए ड्यूक मैटरनिक ने एक और डायलॉग मारा यहाँ पे। ड्यूक मैटरनिक ने क्या डायलॉग मारा कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, मतलब कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी पकड़ लेती है, पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? जुकाम हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? लुइस फिलिप को, ठीक है, अभी तक हम लुइस 16 के बारे में पढ़ रहे थे क्लास 9th में। तो यहाँ पे लुइस फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब होता है कि शासक तो है, लेकिन वो अपना शासन संविधान के अंतर रहकर ही कर सकता है, संविधान से बाहर जाकर वो कोई भी शासन नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेल्जियम गॉट अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टोरी ऑफ ग्रीस, कॉडल ऑफ यूरोपियन, ठीक है। पोएट लॉर्ड बायरन, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। अब देखिए यहाँ पे जो जुलाई रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, इसने क्या किया था कि बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से दूर कर दिया था, ठीक है। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए जो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उसने जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, यूरोप के जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग्स को क्या कर दिया? पैदा कर दिया, ठीक है। मतलब कि वो अब अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते थे, वो राष्ट्रवादी हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। देखिए जो ग्रीस हुआ करता था वो 15वीं शताब्दी से ही ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा हुआ करता था। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greek which began in 1821, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूरोप क्या होता है? यूरोप एक संघर्ष के लिए उतर आता है, ठीक है, एक लड़ाई के लिए उतर आता है, जो कि कब शुरू होती है? 1821 में शुरू होती है, ठीक है। और किस लिए शुरू होती है? ग्रीक को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, ग्रीक को स्वतंत्र कराने के लिए, ठीक है। Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathized for ancient Greek culture. Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization. The English poet Lord Byron organized fund and later went to fight in the war. अब देखिए, अब अगर आप संघर्ष के लिए धावा बोलते हो, अब आपको लड़ाई करनी है, तो आपको पैसे की ज़रूरत तो होगी ना। पैसे नहीं रहेंगे तो आप हथियार कहाँ से लाओगे? सेना को खिलाओगे क्या? ठीक है। तो यहाँ पे जो एक इंग्लिश पोएट रहते हैं, एक कवि रहते हैं लॉर्ड बायरन, वो क्या करते हैं? पैसे इकट्ठा करते हैं और अब ये लोग लड़ाई करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं।
1824 में जो लॉर्ड बायरन रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मार दिए जाते हैं युद्ध में। और फाइनली 1832 के ट्रीटी में, जो कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल था, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। देखिए इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हमको रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस, लैंग्वेज का यूज़ और हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे।